हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं फीटल सर्कुलेशन की। तो इस पूरे फीटल सर्कुलेशन में हम देखेंगे कि किस डायरेक्शन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है और किस डायरेक्शन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है और कहाँ कहाँ शंट प्रेजेंट होते हैं, ये सब हम देखने वाले हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं यहाँ से प्लासेंटा से। तो हमको मालूम है कि ये प्लासेंटा जो है यहीं से फीटल सर्कुलेशन स्टार्ट होता है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फीटस को यहीं से मिलता है, यानी मैटरनल साइड से प्लासेंटा पे आता है, फिर प्लासेंटा से यहाँ फीटल साइड में इंटर करता है। तो ये प्लासेंटा की अगर हम थिकनेस की बात करें तो मोस्टली 2.5 सेंटीमीटर का होता है और मैक्सिमम ये 4 सेंटीमीटर का होता है। और अगर इससे 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो उसको हम बोलते हैं प्लासेंटोमेगैली। बहरहाल हम आगे बात करें तो देखिए यहाँ से फीटल सर्कुलेशन स्टार्ट हुआ और यहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड देखिए ये अम्बेलिकल वेन में आता है। तो अम्बेलिकल वेन में ब्लड आया और उसके बाद फिर देखिए ये यहाँ से आके और गया लीवर के पास। तो देखिए लीवर के पास ये चला जाता है, 10% ब्लड लीवर में जाता है और जबकि मोस्टली यानी 90% ब्लड ये चला जाता है डायरेक्ट इन्फीरियर वेना केवा में। और जब यहाँ डायरेक्ट इन्फीरियर वेना केवा में गया तो यहाँ पे ये शंट प्रेजेंट है, तभी तो डायरेक्ट इन्फीरियर वेना केवा में गया। इसी को हम बोलते हैं डक्टस वेनोसिस। ठीक है, ये एक शंट हमने यहाँ पे देख लिया। और यहाँ पे देखिए ये कलर यहाँ पे दिखाया गया कलर कोडिंग, तो कलर कोडिंग को भी देख लें और अच्छा हो जाएगा। तो देखिए जो बहुत ही ज़्यादा डार्क रेड है ये हाई ऑक्सीजनेटेड वेसल्स हैं, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। और जो ये कलर है ये देखिए मॉडरेट ऑक्सीजन इनमें होता है जैसे यहाँ पे, और ये देखिए लो ऑक्सीजन इस कलर के वेसल्स में होंगे और वेरी लो ऑक्सीजन देखिए इस कलर्स में होंगे। तो हम ये भी बात कर लेंगे कैसे। तो देखिए यहाँ से बिल्कुल हाई ऑक्सीजन था, 10% इधर चला गया और 90% इधर आया। तो देखिए ये अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन कंसंट्रेशन लो है इसके अकॉर्डिंग। तो लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इसलिए है क्योंकि देखिए पोर्टल वेन जिसमें वेरी लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन थी, क्योंकि ये जीआईटी से वापस आ रही है तो यहाँ पे ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बिल्कुल कम थी। तो जब यहाँ से 10% ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया तो देखिए ये वेरी लो से लो हो गया, यानी यहाँ पे अब ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इससे कुछ ज़्यादा अच्छी हो गई। ये यहाँ गया और यहाँ के बाद देखिए 90% जब इधर आ गया तो ये यहाँ पे आया और यहाँ से देखिए ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो इसमें आके मिक्स हुआ तो ये हाईली ऑक्सीजनेटेड जो था ये अब ऑक्सीजनेशन इसका कम हो गया रेशियो। और उसके बाद फिर देखिए ये यहाँ इन्फीरियर वेना केवा जाती है राइट एट्रियम में और राइट एट्रियम से ये लेफ्ट एट्रियम में देखिए यहाँ पे फोरामेन ओवेल होता है। फोरामेन ओवेल से शंट देखने को मिला लेफ्ट एट्रियम में और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर देखिए ये हमारा आर्च ऑफ एओर्टा में चला गया। तो यहाँ पे एक और हमने शंट देख लिया लेफ्ट एट्रियम पे शंट जिसको हम फोरामेन ओवेल बोलते हैं। तो एक शंट हमने यहाँ पे देखा और एक शंट यहाँ पे हमने फोरामेन ओवेल के शक्ल में देखा। और उसके अलावा देखिए यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड की हम बात करें तो देखिए ऊपर से ये देखिए ब्रेन से जो ब्लड आ रहा है ये फुल्ली यूज्ड है, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बहुत कम है। तो देखिए इसका कलर ये है वेरी लो ऑक्सीजन। उसके बाद फिर ये यहाँ आता है और यहाँ से यहाँ पे मिक्स होता है राइट एट्रियम में, क्योंकि सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा दोनों यहाँ पे राइट एट्रियम में आती हैं। और इसका मोस्टली ब्लड जो होता है वो चला जाता है राइट वेंट्रिकल में और राइट वेंट्रिकल से देखिए ये फिर चला जाता है पल्मोनरी आर्टरी में। तो देखिए पल्मोनरी आर्टरी में भी ऑक्सीजन कंसंट्रेशन उतना ज़्यादा नहीं है, कम है, लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिला मीन्स जो इधर से आया था और इधर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो दोनों मिलकर यहाँ पे देखिए लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है। और उसके बाद ये देखिए ये पल्मोनरी वेन के थ्रू चला गया लंग्स में, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 10% जाता है क्योंकि लंग्स हमारा फंक्शनल नहीं होता इस टाइम पे और मोस्टली यहाँ से शंट हो जाता है और इसको हम बोलते हैं डक्टस आर्टेरियोसिस। तो 90% यहाँ से शंट हो गया और डक्टस आर्टेरियोसिस में चला गया। अब देखिए यहाँ से दो पाथवे था, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और फिर ये आर्च ऑफ एओर्टा इस तरह से आया। और दूसरा देखिए यहाँ से राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी आर्टरी से देखिए डक्टस आर्टेरियोसिस और देखिए इवेंचुअली ये फिर आ गया आर्च ऑफ एओर्टा में और फिर यहाँ से ये बॉडी को चला गया। अब फिर जब यहाँ से बॉडी को गया तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन कंसंट्रेशन चूंकि इधर से डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड दोनों मिल गए तो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन यहाँ पे कम हो गई। तो ये लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है। उसके आगे फिर ये देखिए ये डिफरेंट ब्रांचेस इलियक आर्टरी और गोनेडल आर्टरी, एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, मतलब पूरे सिस्टमिक सर्कुलेशन में ये ब्लड जा रहा है। इस वजह से देखिए यहाँ से अब ये आगे जाके पूरी बॉडी में यूज होगा और उसके थ्रू ये वापस आएगा। यहाँ पे देखिए इन्फीरियर वेना केवा से इन्फीरियर बॉडी पार्ट का ब्लड वापस आएगा। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बहुत कम हो गई। और ये देखिए सुपीरियर पार्ट से यानी ब्रेन वगैरह से जो इस पार्ट से निकला ब्रेन वगैरह में गया वहाँ से ये देखिए वापस आया। इस वजह से यहाँ पे भी ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बहुत कम देखने को मिला। और उसके बाद फिर ये देखिए ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, देखिए कॉमन इलियक आर्टरी, फिर कॉमन इलियक आर्टरी से देखिए ये इंटरनल इलियक आर्टरी बनी
और ये देखिए ये हमारा चला गया अम्बेलिकल आर्टरी में, और ये अम्बेलिकल आर्टरी ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये लेके चली गई प्लासेंटा के पास, फिर यहाँ से एक्सचेंज हो गया मैटरनल साइड से। तो ये तो हो गया यहाँ पे। उसके बाद फिर देखिए बताया गया कि ब्लड इन अम्बेलिकल वेन हैज ए पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अबाउट 30 mmHg एंड इज अबाउट 80% सेचुरेटेड विद ऑक्सीजन। तो ये बताया जा रहा है कि ये जो अम्बेलिकल वेन है, इस अम्बेलिकल वेन में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की हम बात करें तो ये 30 mmHg होता है, और अगर इसकी सेचुरेशन की बात करें तो ये 80% सेचुरेटेड होता है। ये अम्बेलिकल वेन की बात की जा रही है। और अम्बेलिकल आर्टरी की बात की जा रही है तो देखिए अम्बेलिकल आर्टरी है लो ऑक्सीजन सेचुरेशन। तो अम्बेलिकल आर्टरी के पास देखिए ऑक्सीजन सेचुरेशन जो होता है लो होता है। कलर से ही हमें पता चल रहा है, देखिए लो ऑक्सीजन यहाँ पे है और यहाँ पे हाई होता है। और उसके बाद फिर देखिए 3 इंपॉर्टेंट शंट की बात की गई जो हमने पहले ही बात किया। तो पहला शंट देखिए ये है डक्टस वेनोसस। तो डक्टस वेनोसस ये देखिए ये लीवर को बाईपास कर जाता है। तो ब्लड एंटरिंग फीटस थ्रू द अम्बेलिकल वेन से ब्लड एंटर किया और कंडक्टेड बाय डक्टस वेनोसस इनटू द इंफीरियर वेना केवा। तो ये डक्टस वेनोसस से डायरेक्ट इंफीरियर वेना केवा में चला जाता है और बाईपासिंग हिपैटिक सर्कुलेशन। तो ये हिपैटिक सर्कुलेशन जो होता है इसको बाईपास कर देता है, पहला शंट। और दूसरा शंट है मोस्ट ऑफ द हाईली ऑक्सीजनेटेड ब्लड रीच द हार्ट वाया द इंफीरियर वेना केवा इज डायरेक्टली थ्रू द फोरामेन ओवेल इनटू द लेफ्ट एट्रियम। तो ये बताया जा रहा है कि ये जो मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो इंफीरियर वेना केवा से राइट एट्रियम में एंटर किया तो इसका मोस्टली पार्ट जो होता है ये डायरेक्ट लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है। यही यहाँ बताया गया कि मोस्टली ऑक्सीजनेटेड ब्लड रीच द हार्ट वाया इंफीरियर वेना केवा और फिर ये डायरेक्टेड थ्रू द फोरामेन ओवेल। तो यहाँ से आया और डायरेक्ट ये फोरामेन ओवेल से चला गया लेफ्ट एट्रियम में। तो देखिए ओ से हमको याद रखना कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड फोरामेन ओवेल के थ्रू चला जाता है। तो ये फोरामेन ओवेल हो गया हमारा दूसरा शंट। और तीसरे शंट के बारे में क्या बताया जा रहा है, देखिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द सुपीरियर वेना केवा पासेस थ्रू द राइट एट्रियम, देन राइट वेंट्रिकल, देन मेन पल्मोनरी आर्टरी, देन डक्टस आर्टेरियोसस, डिसेंडिंग एओर्टा। शंट इज ड्यू टू हाई फीटल पल्मोनरी आर्टरी रेजिस्टेंट। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर वेना केवा से आया था ये देखिए ये पहले राइट एट्रियम में आएगा। राइट एट्रियम में आने के बाद इसका मोस्टली जो पार्ट होगा वो चला जाएगा राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल के बाद फिर ये आ जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में, मेन पल्मोनरी आर्टरी जिसको बोला गया। और पल्मोनरी आर्टरी के बाद ये डक्टस आर्टेरियोसस में चला जाएगा। ये देखिए डक्टस आर्टेरियोसस है। और क्यों डक्टस आर्टेरियोसस में जाएगा, क्योंकि हाई फीटल पल्मोनरी आर्टरी रेजिस्टेंस। तो ये जो पल्मोनरी आर्टरी रेजिस्टेंस है ना ये हाई होता है, इस वजह से यहाँ से ये शंट इसमें हो जाता है, ये बताया गया। तो देखिए डक्टस आर्टेरियोसस हुआ, उसके बाद डिसेंडिंग एओर्टा, ये डिसेंडिंग एओर्टा में चला गया। और उसके बाद यहाँ पे जो हमने देख लिया वो तीसरा शंट था डक्टस आर्टेरियोसस की शक्ल में। तो ये तीनों शंट हमने देख लिया। और उसके बाद डक्टस आर्टेरियोसस में देखिए यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और डिसेंडिंग एओर्टा में जाता है। और डी देखिए यहाँ पे डी से हमको याद रखना है कि ये फॉर्मूला है, और ओ से याद रखना कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड फोरामेन ओवेल के थ्रू मैक्सिमम जाता है। और उसके बाद फिर ये बताया जा रहा है कि फोरामेन ओवेल और ये डक्टस आर्टेरियोसस ये क्लोज कैसे होते हैं। तो देखिए एट बर्थ, जब बर्थ हो जाता है इन्फेंट टेक अ ब्रीथ। तो इन्फेंट जो होता है वो ब्रीथ करता है, तो जब ब्रीथ करेगा उसकी वजह से क्या होगा कि डिक्रीज रेजिस्टेंस इन पल्मोनरी वेस्कुलेचर। तो पल्मोनरी वेस्कुलेचर में रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। जब पल्मोनरी वेस्कुलेचर में रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो ये देखिए राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड ये जा रहा था ये देखिए अब सीधा चला जाएगा लंग्स में, और जब लंग्स में ये जाएगा तो यहाँ पे देखिए राइट एट्रियम का प्रेशर अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से देखिए ये इसमें जाने पे प्रेशर ज़्यादा बन रहा था, यहाँ पे जब लंग्स में जाएगा तो इसका प्रेशर कम हो जाएगा। और जब इसका प्रेशर राइट एट्रियम का कम होगा और लेफ्ट एट्रियम का इस टाइम पे रिलेटिवली इसके ज़्यादा होगा, और जब इससे इसका प्रेशर ज़्यादा होगा तो ब्लड इधर से इधर फ्लो होना चाहेगा। तो ये देखिए ये जो फोरामेन ओवेल है ये वॉल का काम करेगा और ये क्लोज हो जाएगा, यही यहाँ पे बताया गया। तो देखिए डिक्रीज रेजिस्टेंस इन पल्मोनरी वेस्कुलेचर जिसकी वजह से इंक्रीज लेफ्ट आर्टेरियल प्रेशर वर्सेस राइट आर्टेरियल प्रेशर, ये भी हमने यहाँ पे बताया। और उसकी वजह से क्या होगा, फोरामेन ओवेल क्लोज। तो अब फोरामेन ओवेल जो है ये क्लोज हो जाएगा, और अब इसको हम बोलते हैं क्लोज्ड फोरामेन ओवेल को फोसा ओवेलिस। तो फोसा ओवेलिस हमने देख लिया। अब इसके आगे बताया जा रहा है कि ये डक्टस आर्टेरियोसस कैसे क्लोज होता है। तो देखिए अब क्या होगा कि इंक्रीज इन ऑक्सीजन फ्रॉम रेस्पिरेशन। तो अब रेस्पिरेशन से ऑक्सीजन डायरेक्टली मिल रहा है तो इसकी वजह से ऑक्सीजन जो होगा वो बढ़ जाएगा। एंड डिक्रीज इन प्रोस्टाग्लैंडिन, और ये प्रोस्टाग्लैंडिन डिक्रीज हो जाएगा। क्यों डिक्रीज होगा, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन जो मेनली बनता है वो प्लासेंटा से बनता है। तो जब प्लासेंटल सेपरेशन हो गया तो प्रोस्टाग्लैंडिन डिक्रीज हो जाएगा, और ये प्रोस्टाग्लैंडिन बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है इसको ओपन रखने में। तो जब प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं है और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ गई तो क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टेरियोसस, तो ये डक्टस आर्टेरियोसस ये क्लोज हो जाएगा। और उसके अलावा फिर बताया गया कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जैसे एंडोमेथासिन है या आइबुप्रोफेन है या इसी तरीके से एसिटामिनोफेन,
ये हेल्प करते हैं क्लोज द पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। तो ये जो डक्टस आर्टेरियोसिस है, अगर ये क्लोज नहीं होती है और पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस का केस दिख रहा है, तो उसमें एंडोमेथासिन या आइबुप्रोफेन, जो कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हैं, ये यूज़फुल होते हैं, या एसिटोमिनाफेन भी यूज़फुल होता है। और जब ये क्लोज हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं लिगामेंटम आर्टेरियोसम। तो यही बताया गया कि रेमिनेंट ऑफ डक्टस आर्टेरियोसिस। और फिर यहाँ पे याद करने का तरीका बताया गया कि एंडोमेथासिन, देखिए आई से होता है लेकिन यहाँ पे एंडोमेथासिन एंड्स द पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस, और प्रोस्टाग्लैंडिन्स E1 एंड E2 कीप्स पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस ओपन। तो देखिए प्रोस्टाग्लैंडिन E1 और E2 ये प्लासेंटा से सिक्रेट हो रहे थे, यही डक्टस आर्टेरियोसिस को ओपन करने में मेजर रोल प्ले कर रहे थे। तो अब ये नहीं आए और उसके अलावा ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बढ़ी, इस वजह से ये क्लोज हो गया। और जब क्लोज हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं लिगामेंटम आर्टेरियोसम। तो ये आज की वीडियो में हमने देखा कि फीटल सर्कुलेशन कैसे होता है और कहाँ कहाँ से होके गुजरता है, और तीन जो शंट हैं वो तीनों शंट हमने देख लिया। और उसके अलावा हमने देखा कि ये फोरामेन ओवेल क्यों क्लोज होता है, कैसे क्लोज होता है, क्या मैकेनिज्म है, और ये डक्टस आर्टेरियोसिस ये कैसे क्लोज होता है और इसका क्या मैकेनिज्म है।